नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, लिविंग रूट ब्रिज जो पेड़ की जड़ों को आकार देते हुए सजीव पौधों की जड़ों से बने सस्पेंशन ब्रिज की तरह होते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपको 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है लिविंग रूट ब्रिज की। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इन जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को साइट का दर्जा दिलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये जीवित जड़ पुल मेघालय में पाए जाते हैं और यहाँ पर एक रबड़ का पेड़ जिसे फिक्स इलास्टिका के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा इन पुलों का निर्माण किया जाता है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से इन रबड़ के पेड़ों के जड़ का इस्तेमाल करते हुए नदी के दोनों तरफ जीवित जड़ पुल बनाए गए हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से निकाय या संस्थान सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। और यहाँ पर आपको 4 निकाय के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आरटीआई अधिनियम के तहत किन संस्थानों को, किन निकायों को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 2H में पब्लिक अथॉरिटी यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरण को समझाया गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि वे सभी प्राधिकरण, निकाय जो संविधान के तहत स्थापित किए गए हैं, जिनको संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा किसी कानून को पास करके बनाया गया है या फिर सरकार की अधिसूचना या आदेश के द्वारा बनाया गया है, इन सभी को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे निकाय जिनको सरकार के द्वारा धन दिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि सरकार की स्वामित्व वाली, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय भी सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वैसे गैर सरकारी संगठन जिन्हें सरकार के द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वे भी सार्वजनिक प्राधिकरण माने जाएंगे। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है नाम निर्वाचन आयोग का। और आप सभी जानते हैं कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका मतलब ये है कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण है। सेकेंड नंबर में लिखा हुआ है भारतीय ओलंपिक संघ। यह एक गैर सरकारी संगठन है, फिर भी इसको जो है सरकार के द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है और इसके आधार पर ही भारतीय ओलंपिक संघ को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाता है। यहाँ पर 4th नंबर में सेबी का नाम लिखा हुआ है और आप सभी जानते हैं सेबी को सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित करके बनाया गया था, यानी कि सेबी भी सार्वजनिक प्राधिकरण है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा नंबर है वहाँ पर लिखा हुआ है गैर सरकारी संगठन। हमने अभी अभी पढ़ा कि वैसे गैर सरकारी संगठन जिनको सरकार के द्वारा अनुदान मिलता है प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, वैसे गैर सरकारी संगठन भी सार्वजनिक प्राधिकरण माने जाते हैं, जिस तरीके से भारतीय ओलंपिक संघ। लेकिन हर गैर सरकारी संगठन सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ उपयोग किया गया है गैर सरकारी संगठन और इसीलिए हम इसे सार्वजनिक प्राधिकरण में नहीं रखेंगे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2 और 4। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से निकाय या संस्थान सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पर आरटीआई अधिनियम के धारा 2H को आपको ध्यान में रखना है। और इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है SC6 रिप्लाई ऑन सुओ मोटो आरटीआई डिस्क्लोजर। आप सभी को पता है कि आरटीआई अधिनियम का जो धारा 4 है उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि जितने भी सार्वजनिक प्राधिकरण हैं उन्हें खुद से अपने बारे में जो भी जानकारियां हैं उसकी जानकारी
अपने वेबसाइट पर जारी करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आरटीआई का प्रयोग कम करना पड़े। और यहाँ पर इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी सार्वजनिक प्राधिकरण हैं उन्हें आरटीआई के सेक्शन 4 के तहत अपने सभी इंफॉर्मेशन को अपने वेबसाइट पर डालना चाहिए खुद से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, जब कोई गैर सरकारी नागरिक किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला शुरू करना चाहता है तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की सहमति अनिवार्य है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में। आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का मामला दायर करना है तो उसकी एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 15 में इस बात का वर्णन किया गया है कि कैसे अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल और उच्च न्यायालयों के मामले में एडवोकेट जनरल अवमानना का मामला शुरू करने के लिए अदालत के समक्ष प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अदालत की अवमानना का मामला दायर करना है तो यहाँ पर उस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल के लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अगर किसी भी गैर सरकारी नागरिक को किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में न्यायालय की अवमानना का मामला शुरू करना है तो उसे अटॉर्नी जनरल, और अगर मामला हाई कोर्ट में शुरू करवाना है तो वहां पर एडवोकेट जनरल की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होती है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 साल की सीमा अवधि है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 1971 की अवमानना अधिनियम की धारा 20 में ये कहा गया है कि अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सीमा अवधि उस तारीख से 1 साल की है जिस तारीख पर अवमानना का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर जो सीमा है वह 1 साल की है, अर्थात जिस तारीख पर किसी व्यक्ति पर अवमानना का आरोप लगाया गया है उस तारीख से 1 साल के भीतर अवमानना की कार्रवाई शुरू करनी पड़ती है। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साल की सीमावधि, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, उच्चतम न्यायालय के पास महान्यायवादी द्वारा या फिर महान्यायवादी की सहमति से अपने सामने लाए गए प्रस्ताव से स्वतंत्र होकर अवमानना के मामलों को शुरू करने का अधिकार है। कहने का ऐसा यह है कि उच्चतम न्यायालय खुद भी अवमानना के मामले को शुरू कर सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 129 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास खुद की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने का शक्ति शामिल है। यानी कि अगर कोर्ट चाहे तो खुद से अवमानना के मामले की सुनवाई कर सकता है, चाहे अटॉर्नी जनरल के द्वारा या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा मामला लाया गया हो या नहीं लाया गया हो। यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि न्यायालय की अवमानना का मामला यहाँ पर बन रहा है किसी मामले में, तो कोर्ट खुद भी अवमानना का मामला यहाँ पर शुरू कर सकता है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है और इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहाँ पर नोट्स के रूप में दे दी हैं, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है अटॉर्नी जनरल गिव नोट फॉर कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट नरसिंहानंद। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि नरसिंहानंद के द्वारा हमारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कुछ गलत बातें कही गई थी और इसी को देखते हुए अटॉर्नी जनरल के द्वारा नरसिंहानंद के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि
न्यायालय की अवमानना का केस चलाने के लिए अपनी सहमति दे दी गई है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरस्वती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, यह एक प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदी है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है सरस्वती नदी की, और यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि सरस्वती नदी की चर्चा ऋग्वेद में की गई है, यानी कि यह प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदी है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का हिस्सा है। तो यहाँ पर यह भी कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इस नदी का उद्गम स्थान कैलाश के पश्चिम में हिमालय स्थित कपाल तीर्थ था। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है सरस्वती नदी के बारे में। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं जहां पर सरस्वती नदी के उद्गम और वह किस दिशा में और किस ओर बहती थी उसको लेकर के बातें स्पष्ट की गई हैं। तो इस फिगर को भी आप लोग जरूर ध्यान से देख लेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर भारत के 2 राज्य हरियाणा और हिमाचल के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये दोनों स्टेट मिल करके सरस्वती नदी को फिर से स्थापित करेंगे, उसे पुनर्जीवित करेंगे। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है एम स्ट्रिप शब्द की। आप सभी को ध्यान में रखना है कि एम स्ट्रिप का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यह एम स्ट्रिप कार्यक्रम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेज यानी कि जीपीआरएस और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करता है, जिसका सहारा लेकर के उस क्षेत्र में पाए जाने वाले बाघों की गणना की जाती है। यहाँ पर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। एक डेटाबेस तैयार किया जाता है ताकि बाघों की सही संख्या यहाँ पर पता चल सके। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय पर्यावरण सेवा को लेकर के। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट नोटिस ऑन एनवायरमेंट सर्विस कैडर। यहां पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा जमीनी स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा उपायों के लिए अखिल भारतीय सेवा के तर्ज पर भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन के लिए याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है। यहां पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधिवक्ता समर विजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से यह जवाब मांगा गया है। यहाँ पर याचिकाकर्ता के द्वारा यह याचिका की गई है कि 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। और उसकी रिपोर्ट में एक नई अखिल भारतीय सेवा, जिसका नाम भारतीय पर्यावरण सेवा होगा, उसके गठन की सिफारिश की गई थी। और यहाँ पर याचिका में ये कहा गया है कि जिस तरीके से पर्यावरण के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार को इस सिफारिश को मान लेना चाहिए और उसे भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन को मंजूरी दे देनी चाहिए। और इसी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र से यह जवाब मांगा गया है, क्या केंद्र सरकार भारतीय पर्यावरण सेवा को बनाने के इच्छुक है। और यहाँ पर कोर्ट यह जानना चाहता है सरकार से कि सरकार का क्या रुख है इसको लेकर के। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े हुए हैं। आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।